नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राणा है और आपका स्वागत है स्टार्ट विद मोटिव चैनल में। वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग स्कोप्स इन इंडिया की इस सीरीज में आज हम फोर्थ एपिसोड में हैं। पिछले 3 एपिसोड में हमने बात किया कि पेपर रिसाइकलिंग का इंडिया में स्कोप क्या है और किस टाइप का पेपर हम इंडिया में रिसाइकल कर सकते हैं। क्या रीज़न है कि हमें वेस्ट पेपर रिसाइकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों ये फ्यूचर बिजनेस है। दूसरे एपिसोड में हमने बात किया कि पेपर रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या है और उसमें किस टाइप से पेपर को कलेक्ट किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है और किस टाइप का पेपर रिसाइकलेबल है और किस टाइप का पेपर रिसाइकलेबल नहीं है। थर्ड एपिसोड में हमने बात किया कि अगर हम एक प्लांट लगाना चाहते हैं, यूनिट लगाना चाहते हैं, तो कितने बड़े यूनिट के लिए कितना एरिया हमें चाहिए, मतलब स्मॉल यूनिट, मीडियम यूनिट या लार्ज यूनिट में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने एरिया की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन एपिसोड को मिस कर चुके हैं तो आप इन एपिसोड को देखिए, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में बिजनेस, वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो पेपर रिसाइकलिंग का एक बड़ा सेक्टर है जो आपके लिए वेट कर रहा है और आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पर बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और ये ऐसा सेक्टर है जो एक रेगुलर मूव करने वाला बिजनेस सेक्टर है, जहाँ पे वेस्ट पेपर हम कंटिन्यू जनरेट कर रहे हैं और पेपर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये मिथ है कि पेपर का कंजम्पशन जो है कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। बिकॉज जैसे ही किसी भी कंट्री का, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है या उसका इकोनॉमी ग्रो करती है, उसके साथ उसकी इंडस्ट्री ग्रो करती है, उसका एजुकेशन सिस्टम ग्रो करता है, तो जैसे जैसे ये चीज़ें ग्रो करती है तो पैकेजिंग इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, एजुकेशन इंडस्ट्रीज में आपको पेपर की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, आपका एजुकेशन में इंडस्ट्री में बुक्स, किताबें, इन सब की डिमांड आती है, पैकेजिंग में कार्गो बॉक्सेज उसकी डिमांड आती है। साथ में जब आपकी कंट्री ग्रो कर रही होती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी छोटी कंट्रीज के ऊपर भी रहता है और छोटी कंट्रीज जो धीरे धीरे आपकी तरफ मूव करना शुरू करती हैं उनकी रिक्वायरमेंट के साथ। तो आज के समय में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस का, और साथ में एक स्कोप है अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का भी। मतलब आप इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं, साथ साथ में एक्सपोर्ट की मार्केट को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब फोर्थ एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर हम एक यूनिट लगा रहे हैं तो उसमें किस स्केल के यूनिट के लिए हमें कितने मैन पावर की जरूरत है। देखिए, मैन पावर की जरूरत जो है डिपेंड करती है कि आप किस टाइप का यूनिट लगा रहे हो, सेमी ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है। मैंने लास्ट एपिसोड में आपसे कई बार बात किया है कि आज जो नए यूनिट्स या नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं, उसमें नई मशीन्स जो आ रही हैं, उसमें मैन पावर को कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि डिपेंडेबिलिटी और मैन पावर लेबर पे कम रहे। तो अगर आपका सेमी ऑटोमेटिक यूनिट है तो उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या लेबर की जरूरत ज़्यादा रहेगी। फुली ऑटोमेटिक है तो डेफिनेटली वो कम रहेगी। डिपेंड करता है कि आपका स्केल ऑपरेशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर आप स्क्रीन में देखें तो मैंने इसको 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है, स्मॉल यूनिट, मीडियम यूनिट एंड द लार्ज। स्मॉल यूनिट में अगर आप चाहते हैं तो 25 to 30 पीपल यूनिट, और मीडियम में जाते हैं तो 45 to 50 पीपल यूनिट, एंड लार्ज स्केल में 70 पीपल प्लस आपको रिक्वायर रहेंगे। अब ये नहीं है कि ये जो मैं आपको नंबर ऑफ फिगर्स दे रहा हूँ दैट इज द फाइनल फिगर्स, इट्स अगेन आई एम टेलिंग यू डिपेंड्स ऑन द scale of operation, depends on the type of unit you have, like semi automatic machines हैं, fully automatic machines हैं, और इस पे सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितना दूर से जो मटेरियल, रॉ मटेरियल है उसको कैरी कर रहे हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस के लिए। और बिकॉज वो आने वाले अगले एपिसोड में जैसे हम बात करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह के ऊपर, तो वो जो आपका रॉ मटेरियल की लोकेशन है जहाँ से वो रॉ मटेरियल आ रहा है, उसका जो ऑपरेशन का खर्चा है वो आपके ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट पे बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर हम एक यूनिट लगाने जा रहे हैं तो हमें कितना मैन पावर की जरूरत है, स्किल्ड अनस्किल्ड लोगों की मैन पावर की, किस किस स्टेज पे, कहाँ कहाँ पे, किस टाइप के एम्प्लॉइज हमें चाहिए। और साथ में हम बात करेंगे कि अगर हम ये यूनिट लगाते हैं तो हमें हमारे प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, कितना हमें इसमें से अर्निंग होती है। तो पहला है कि जैसे पहला मैंने इसको 3 स्टेज में डिवाइड किया है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यू फाइंड इट लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्ट में, कि जहाँ पे आपका सुपरवाइजर चाहिए, मेंटेनेंस स्टाफ चाहिए, ड्राइवर्स चाहिए, जो सारा मटेरियल वहाँ पे आएगा। मीन्स जो रॉ मटेरियल को आप इकट्ठा करेंगे वहाँ पे आपका लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट के लिए आपको सुपरवाइजर चाहिए और साथ में आपको ड्राइवर्स चाहिए।
फिर प्रोडक्शन और ऑपरेशन के सेगमेंट में जाते हैं, सेकंड स्टेज में जाते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है या सुपरवाइजर की जरूरत है, स्किल्ड ऑपरेटर्स की जरूरत है जो आपकी मशीनों को ऑपरेट करेंगे। साथ में आपको क्वालिटी कंट्रोल के टेक्निकल पीपल चाहिए जो आपके प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, जो पेपर आप बना रहे हो, उसकी टेक्निकली वो ठीक बन रहा है या फिर उसका R&D करने के लिए जो टेक्निकल टीम है उसकी आपको ज़रूरत है। और उसके बाद आपको जनरल लेबर मीन्स जो आपके लिए रॉ वर्क करेगा, बेसिक वर्क करेगा, जो आपका लेबर वर्क करेगा, उसकी ज़रूरत है। अब आता है मैनेजमेंट एंड द मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, जो आपके बिजनेस को आगे ग्रो करता है या स्ट्रेटजीज बिल्डअप करता है। उसके लिए आपको एक प्लांट मैनेजर की ज़रूरत है, बड़े लेवल पे है तो 2 प्लांट मैनेजर की ज़रूरत है, प्लांट सुपरवाइजर्स की ज़रूरत है, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज या सुपरवाइजर डिपेंड्स कि आपका यूनिट स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज स्केल का आप काम कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। फिर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग की जरूरत है, जो मटेरियल को लेके मार्केट में सेल आउट करेंगे उनकी जरूरत है। देन यू नीड अ एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ मीन्स जो आपका HR है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, बैक हैंड से एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, उस स्टाफ की जरूरत है। अगेन ये जो स्टाफ है, ये एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, सबकी ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके उस यूनिट में रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ कितने रहेंगे, मतलब आपका एक प्लांट मैनेजर 1 रहेगा, 2 रहेगा, सुपरवाइजर एक जगह पे 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, 1 रहेगा, वो डिपेंड करता है आपके यूनिट के साइज के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि अगर हम स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल का यूनिट लगाते हैं तो हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज वर्क फॉर अ प्रॉफिट। हम सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, बिजनेसमैन ऑलवेज लुकिंग फॉर अ प्रॉफिट्स, और बिना प्रॉफिट के कोई भी इंडस्ट्री मूव नहीं कर पाती। इस इंडस्ट्री में ओवरऑल कितना ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट है या ग्लोबली क्या एवरेज है, मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इम्पैक्ट करती है। आप अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें उसको इम्पैक्ट करती है। जैसे कि आपका ऑपरेशन एफिशिएंसी, आप कितनी एफिशिएंसी के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन जो आपका है वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स पे है या फुली ऑटोमेटिक मशीन्स पे है या मैनुअली है। ये सब चीज़ें आपकी डिफाइन करती हैं आपकी प्रॉफिट को, इफेक्ट करती हैं आपके प्रॉफिट के ऊपर। बिकॉज अगर आप टोटली डिपेंड्स हैं मैन पावर के ऊपर तो वो कॉस्ट बढ़ती है, सेमी ऑटोमेटिक है तो कम होता है, लेकिन वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करती है। तो आज जैसे आज के ऑपरेशंस जो है, आज की जो इंडस्ट्रीज है, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स पे ज़्यादा डिपेंड होती चली जा रही है और धीरे धीरे मैन पावर को कम करती चली जा रही है, ताकि उसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी, क्वालिटी भी अच्छी रहे और साथ में उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज करें। देन स्केल ऑफ ऑपरेशन, जैसे आप किस स्केल पे काम कर रहे हैं, मीडियम पे है, लार्ज पे या स्मॉल स्केल पे, तो वो भी आपके प्रॉफिट को उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट प्राप्त होगा या उसी वही प्रॉफिट को डिफाइन करता है। देन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने अभी आपसे बात किया कि अगर आपका रॉ मटेरियल कितनी दूर से आ रहा है, आपका यूनिट कहाँ पे सेट है, और रूरल एरिया में, अर्बन में या ऐसे एरिया में जहाँ पे इजीली आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इजीली आपको मैन पावर अवेलेबल है, तो फिर डेफिनेटली आपके ऑपरेशन एक्सपेंसेस कम है और आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करता है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल बहुत दूर से आपका आ रहा है तो वो आपकी ऑपरेशंस की कॉस्ट को इंक्रीज करता है। देन मार्केट प्राइस आल्सो इम्पैक्ट समटाइम इस इम्पैक्ट, बिकॉज अगर कुछ मार्केट के फैक्टर्स रहते हैं कि आपके रेट्स जो होते हैं अच्छे आपको नहीं मिल पाए या आपकी क्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो आपके प्रॉफिट मार्जिन को इम्पैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल कितना ग्रॉस प्रॉफिट की रहता है इस इंडस्ट्री में। वो 10 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन है, 10 to 30% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के साथ इंडस्ट्री काम करती है। लेकिन हम नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो 5 to 15% के बीच में रहता है। ये डिपेंड करता है कि आपके ऑपरेशन स्किल्स के ऊपर, आपके स्किल ऑफ ऑपरेशंस पे, आपके ऑपरेशन किस टाइप का एफिशिएंसी क्या है, आपको उस पर डिपेंड करता है। मार्केट उस टाइप की किस टाइप पे चल रही है, डाउन है या आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको अच्छे रेट्स पे मार्केट आप कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है। अब है कि ओवरऑल अगर हम ग्लोबली बात करें कि ग्लोबली इस इंडस्ट्री में कितना मार्जिन लोग कमा रहे हैं या कितना प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, दैट इज 7.5% एवरेज लिया जाता है पूरे ग्लोबल में कि इस इंडस्ट्री में 7.5% का प्रॉफिट मार्जिन आपको, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलते हैं। अब इस एपिसोड में हमने आपको पूरा मशीन्स, पहले एपिसोड में हमने बात किया था, थर्ड एपिसोड में कि कौन सी मशीन्स लगेंगी, देन वी टॉक टुडे कि किस टाइप के मैन पावर आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या मार्जिन है, इसके ऊपर हमने बात किया। अब अगले एपिसोड में जो हम आपसे बात करेंगे कि किस टाइप की लाइसेंस की आपको जरूरत है, क्या किस टाइप के ऑथराइजेशन की आपको गवर्नमेंट से जरूरत है और कैसे आपको वो मिलेंगे, उसके ऊपर हम 5th एपिसोड में बात करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। नमस्कार।